अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। हलफ बर्दारी, आपने जो वाक़यात मामलात हैं वो देखे। किस तरह आज के इजलास में वही मनाजिर कम बेश हमें नजर आए जो इससे 5 साल पहले के असम्बली में 2018 की असम्बली में थे। उस वक्त भी एक हुकूमत थी और अपोजिशन इसी तरह एहतजाज कर रही थी। वज़ीर आज़म को उस वक्त तकरीर भी नहीं करने दी गई। आज भी इमरान खान साहब के पोस्टर उठाए, तहरीक इंसाफ के लोग असम्बली में मौजूद, तकरीरों में उन्होंने फिर वही इल्ज़ामात और कहा कि मैंडेट चोरी किया गया है, किस तरह उनके साथ ज्यादतियाँ की गई इलेक्शंस में। ये बात बैरिस्टर गौर साहब ने, जो चेयरमैन है, ये अभी तो ये भी समझ नहीं आता कौन चेयरमैन है कौन नहीं है। कभी इलेक्शन कमीशन किसी को चेयरमैन बना देता है, कभी किसी को ख़त्म कर देता है। लेकिन ये हालात और वाक़यात हमें क्या नज़र आएंगे। ये जो शोर और गोगा है इस असेंबली का, आज असेंबली की तकरीर के दौरान ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी घड़ी, जब चोर चोर के नारे लग रहे थे, एक तरफ से वोट चोर के नारे लगते हैं, दूसरी तरफ से घड़ी चोर के नारे लगते हैं। क्या इन्हीं नारों में ये असेंबली अपना टाइम निकालेगी या निकालने की कोशिश करेगी? शायद खाका नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। शायद साहब आपसे शुरू करते हैं जी। आपको पार्टी शार्टी बनाने का कब तक इरादा? अब तो ये देखें असेंबलियां भी चलनी शुरू हो गई हैं। पार्टी इंशाल्लाह काफी सोच है लोगों की इसके बारे में, और मैं पहले भी कहा था जरूरत भी है, लेकिन कब करेंगे? अभी तक सोच ही रहे। बनेगी कब? आपको यहाँ हुकूमत बनाने में 4 हफ्ते लग गए हैं, तो पार्टी बनाने में तो थोड़ा टाइम 4 महीने तो लगने चाहिए, लेकिन 4 महीने हो गए पार्टी बनाते नहीं। आप लंदन गए थे, मेरा ख्याल है कितने महीने हो गए उस काम को लंदन गए हुए? जब मियां साहब से हमने कहा था कि इलेक्शन से पहले हम ये बात नहीं करेंगे। इलेक्शन हो गए ना? हाँ, इलेक्शन हो गए, अब मशवरा कर रहे हैं लोगों से। यानी इम्कान मौजूद है अभी भी पार्टी? जी बिल्कुल बिल्कुल बनाना इम्कान है या बनेगी भी? बनेगी इंशाल्लाह जी। एक जरूरत है, उस जरूरत को पूरे करने की जरूरत है। अगर आपकी आज पार्टी होती, क्या करते? पहली चीज क्या कर रहे होते आप? किसमें? अगर आज पार्टी होती तो अगर एक सियासी जमात होती, लेट्स से असेंबली में ना भी होती, इन वाकयात में पहला ऑर्डर ऑफ द डे आपका क्या होता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी की? क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, आज सबसे पहले ये इस तफरीक को खत्म करने की कोशिश करें। ये खलीज बढ़ गया है, जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, ये खलीज बड़ा बढ़ गया है। अब सोसाइटी में एक तफरीक आ गई है, एक मायूसी आ गई है। अब यकीन करें, आप यहां से बाहर निकले, इस असेंबली में कोई शख्स इसको मानने को तैयार नहीं है, इस हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है, इस इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं है। गुस्सा आपको नहीं नजर आता बाहर लोगों में जब आप बाहर जाते हैं? वो देखिए, हम जब भी बैठते थे इलेक्शन से पहले, लोगों को कहते थे जाएं अपने वोट का हक इस्तेमाल करें, ये आपका राइट है, आपके वोट से हुकूमत बनती है, आप करेंगे। नाउ दे सेइंग सर ये क्या हुआ? नहीं, गुस्से से बात आगे चली गई, गुस्से से भी आगे चली, वो मायूसी में चली गई है। लोग कहते हैं सब ऐसे ही तमाशा लगा हुआ है, ये मेला है, ये सर्कस नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है। बट मियां साहब तो बड़ी खुशी कल उन्होंने कहा, बड़ा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। कल भी मैं समझने की कोशिश करता रहा सारा टाइम। मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ, जरा मेरे लिए तर्जुमा कर। उर्दू की हम इम्तिहान देते थे ना, कहते हैं यार इस्लामियात के इम्तिहान में होता था, आयत का तर्जुमा और तशरीह करें। आयत तो नहीं है, मियां साहब का एक बयान है, तर्जुमा और तशरीह करके मुझे बताएं। करो, मैं पहाड़ी दसेंगे। हाँ, दसिया ना सारे पहाड़िए। देखो हम तो अपनी जुबान में भी बात कर सकते हैं, अगर हमें आप मौका दें तो। मुझे लगना ज्यादा लोग समझने अच्छी लगी, लेकिन चलो बताएं जी, सुनाए मियां साहब ने कल क्या कहा था। सख्त लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुंचे हैं, आग का समुंदर पार करके आप यहाँ पहुंचे हैं, ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज एक बहुत चौमुखी लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुंचे हैं। और मैं कल भी परेशान थी, कौन सी लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि शायद ये तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी और मियां साहब अपने आप को इमरान खान समझ रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप बड़ी लड़ाई लड़के यहाँ पर पहुंचे, ये कौन सी लड़ाई लड़के नून लीग के लोग आए हैं? ये सवाल कल मेरी बहन ने भी किया था। मैं खाली समझ उन्होंने भी नहीं नहीं, आपके प्रोग्राम पे मोहतरमा मेयर साहिबा ने, तो मैंने कहा था ये इलेक्शन बड़ा मुश्किल था मुस्लिम लीग के लिए, क्योंकि ना बयानिया था और ना परफॉर्मेंस थी, तो बहुत मुश्किल, एक नामुमकिन इलेक्शन था जो लड़के आए हैं। That's one way of looking at it. मैंने इसके ऊपर कल ये कहा, मैं कहा शायद मियां साहब को याद नहीं, उनको शायद बताया ये गया होगा कि जो तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, उनको लगा कि शायद मुस्लिम लीग में उनके साथ ही हो रहा है, कि सिंबल भी ले लिया, कैंपेन नहीं करने दी, पैनाफ्लेक्स नहीं लगाने दिए किसी। फिर मुझे ये भी लगा कि शायद मियां साहब ये कह रहे हैं कि आप अपने जमीरों के साथ शायद लड़ाई करके यहां पहुंचे होंगे, कि फॉर्म 45 पे कोई और जीता हुआ है, 47 पे
आपको जिता दिया गया। बड़ी लड़ाई होती है, एक इंटरनल फाइट भी बहुत सारे लोगों के लिए होती है। मैंने सुना शायद कर निसार चीमा साहब ने कहा मुझे भी ऑफर हुई थी इलेक्शन जीत जाऊं, लेकिन मैंने नहीं ये गवारा किया और कि ये मैं इस तरह वोट को इज्जत दो के नारे के बाद देखूं। आप क्या सोच रही, कौन सी लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं? मुस्तफा साहब मुझे कभी ऑफर हुई कि नहीं हुई? पहले तो ये पहला सवाल चले, अगर आपको ऑफर होती तो आप क्या करते? तो अब अल्लाह माफ करे जी, इंसान जिस चीज के ऊपर उसका जमीर मुतमईन ना हो और उसको पता हो कि ये जो मैंडेट उसको एक कागज के जरिए दिया जा रहा है, ये सिर्फ कागज की हद तक महदूद है, इसका लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, तो वो तो कबूल किसी सूरत भी नहीं करना चाहिए और ना ही करता। ऑफर हुई थी? अल्लाह माफ करे, नहीं ऑफर भी ऐसी कोई नहीं हुई। आपको क्यों करनी थी? लेकिन बात मैंने आपके बिलबोर्ड देखे थे, उस पे जो आपने नारे लिखे हुए थे, उसके बाद किसने ऑफर करनी थी आपको? मेरे को बड़ा समझाया उसके बाद तो किसी ने कोशिश की होनी कि यार अंदर नहीं आए थे। देखिए काशिफ भाई, बात यह है कि 76 सालों से हमारा मुल्क दायरों का सफर कर रहा है। उन दायरों के सफर से हम बाहर निकल नहीं पा रहे और आज एक मंजूर नजर है, कल दूसरा मंजूर नजर है। मियां साहब का जो आपने क्लिप दिखाया, ये क्लिप भी उसी हकीकत को सामने लेकर आता है ना कि आज वो कह रहे हैं कि बड़ी हम चौमुखी लड़ाई लड़कर आग का दरिया पार करके यहां तक पहुंचे हैं। पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर और उससे पहले जो तासुर था, जो तासुर है, जो तासुर दिया गया, वो तो यही था कि साड़ी गल हो गई है। तो इस तासुर के साथ जब आप मैदान में उतरेंगे और खुसूसन वो जमात कि जिसने आज से चंद साल पहले वोट को इज्जत दो की बात की हो और उस बयानिए को पॉपुलर बनाया हो और उस बयानिए के ऊपर लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया, और आज आप उस जगह आकर खड़े हो गए कि जहां से आपने अपनी सियासत की इब्तिदा की थी, वो तमाम इर्तिकाई मराहिल जिनसे आप गुजर कर यहां तक पहुंचे, जिनसे आपने मीसाके जमहूरियत किया, वो सब चीजें पसे पुश डाल दी। वो तमाम जो वोट को इज्जत दो का बयान, वोट को इज्जत दो की का इज्जत होनी चाहिए, खलाई मखलूक कहां से आ जाती है। तो आज सिर्फ इक्तदार की खातिर आपने न सिर्फ ये जानते बूझते हुए कि आपके कई जो कॉमरेड, जो आपके साथ कॉलीग्स खड़े हुए थे, वो सारे सिर्फ कागज के पर्चों के ऊपर जो जिनके तहत वो एमएनए बने, पब्लिक के मैंडेट के तहत नहीं, उनके साथ खड़े होकर आप हल्फ ले रहे थे और आज आप उसको जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सीट भी मशकूक हो, और जो फॉर्म 47 का जो मीडिया के ऊपर चर्चा रहा उनकी अपनी सीट का, जिसका काफी तिया पांचा बहुत से लोगों ने किया और जस्टिफाइबली किया कि उसके अंदर क्या मज़ाक़ खेज चीज सामने आई कि कुछ कैंडिडेट्स के जो वोट थे वो बिल्कुल सिफर निकले बार तौर। तो हम और जो मेहलब टोटल वोट्स पोल थे वो टोटल वोट से ज्यादा निकले। जी हाँ। तो गुजारिश ये समथिंग टू दैट इफेक्ट कि अब आज ये जो 8 फरवरी को भी जो इलेक्शन हुआ, मैं इसको इस नजर से देखता हूं काशिफ भाई कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन था पाकिस्तान की तारीख में। अनप्रेसिडेंटेड इस हवाले से कि हमारी जो ट्रेडिशनल विजडम थी, 85 का इलेक्शन था ना तकरीबन, एक जमात के लिए 1985 वाला। मैं एक और कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहा हूं कि जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं इस मुल्क के, वो हम सब ये समझ कर बैठे हुए थे कि एक जमात जिसकी मुखालिफ एस्टैब्लिशमेंट भी हो, जिसके पास उसका इंतखाबी निशान भी ना रहा हो, जिसका लीडर जेल में हो, 50 साल के करीब सजाएं दी जा चुकी हो, कैंपेन ना करने दी जा रही, चलाने की इजाजत ना हो, कॉर्नर मीटिंग्स जलसे ना हो, झंडा बैनर ना हो, पोलिंग कैंप्स लगाने की इजाजत ना हो, तो वो ज्यादा बहुत हुआ जी, तो 20 सीटें 25 सीटें या 15 सीटें, यही ट्रेडिशनल विजडम हमारी कहती थी ना। तो उसके बाद जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड हुआ कि लोगों को, अवाम को कई आग के दरिया अबूर करके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना पड़ा, वहां पर जाकर उन्हें किसी और के कैंप से पर्ची कटानी पड़ी और जाकर वोट कास्ट करना पड़ा। बिरयानियां भी खा दिया लोगों ने, बिल्कुल। तो अब देखें जो अनप्रेसिडेंटेड जो चीज हुई है, इसके अंदर मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है इसमें पाकिस्तान के लोगों को जाता है और आप उनके उस क्रेडिट को उनसे छीन नहीं सकते। इस उनके बाहर निकलना, इस वोट करने के अमल के अंदर एक बगावत भी शामिल थी और वो उन्होंने की है इस 76 सालों में जो निजाम इस मुल्क के अंदर चल रहा है। और मैं ये बात भी कहना जरूरी समझता हूं, मेरे ख्याल में कि जिस तरह वोट को इज्जत दो से मुस्लिम लीग नून पीछे हटी और उसके पास कोई बयानिया नहीं रहा, आज तहरीक इंसाफ जिस जगह पर खड़ी हुई है वहां पर अगर वो भी अपने बयानिए से हटती है तो उसके पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान के लोग जिस प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन की रेजोल्यूशन चाहते हैं वो ये है कि यार ये मुल्क चलाना किसका काम है। खित्ते के बाकी ममालिक देखें, भारत देखें कहां पहुंच गया, सफर आपने इकट्ठा शुरू किया और आज ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और हम अब
इस मुल्क की खातिर, नेक नियति की खातिर ये बात करते हैं कि यार कि हम ये सारा जो पुरानी रविश है ये छोड़नी पड़ेगी, ये दायरों के सफर को खत्म करना पड़ेगा, अवाम को उनकी तकदीर का मालिक बनाना पड़ेगा, चाहे वो जिसके हक में भी, हमें सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा उनके फैसलों के आगे। और ये मामूली बात नहीं है। हम मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं कि आवाज़े खल्क नकारा खुदा, तो जरा ग्रेसफुली बावकार तरीके से उसके सामने सर झुकाना सीखिए और लोगों को मौका दीजिए हुकूमत करने का। जैसे आपने कहा ना कि हुकूमत चलाना किसका काम, एक गवर्नेंस किसका काम, वो हुकूमत का काम है। हुकूमत को मुंतखब करना किसका काम, ये लोगों का काम। हमारे यहां पर मसला ये है कि हमने जो बड़ी, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं, कि हम इस प्रोसेस के अंदर से लोगों का एतमाद खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको, मैं शायद साहब, आप तो मेरा ख्याल है कोई 88 से शुरू करें तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्शन, आपको अगर ऑफर होती कि मैम यार आप 8-9 दफा असेंबली में रह चुके, वजीर आजम रह चुके, या वजीर आजम ना भी रहे हो, बहुत अहम वजीर रह चुके हो बहुत दफा, और आपको ऑफर हो कि आप को हम सीट जिता देते हैं, व्हाट वुड योर फर्स्ट रिएक्शन भी, आप क्या करेंगे उसमें? नहीं, मैं मुश्किल है मुझे 2 दफा ऑफर हुई है माजी में, 2002 में, 2018 में। ये बोझ उठाना मुश्किल काम है, मेरे लिए मुश्किल काम है। उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो आज आपको असेंबली की सीटों पर नजर आए बैठे? नहीं, ये उनका फैसला है, ये है मुश्किल काम है। यकीन करें, आप उन कुर्सियों पर नहीं बैठ सकते। जो लोग बैठेंगे पता नहीं कैसे बैठेंगे। बहरहाल आई थॉट कि ये बड़ा मुश्किल होगा, ये बड़ा मुश्किल, ये बोझ उठाना बड़ा मुश्किल काम हो कि आपको पता हो कि आप हार गए हैं जी। Yet you go. I mean, I understand a lot of people will say कि जी पिछली असेंबली के ऊपर भी तो ये था, लेकिन पिछली असेंबली में जिस नौयत का था, इस दफा नौयत बड़ी मुख्तलिफ है। बड़े इलेक्शन, पिछला इलेक्शन एक बड़ी हद तक प्री इलेक्शन मैनेज हो चुका था। नहीं, जो भी साउथ पंजाब इलेक्शन के अंदर भी हुआ है वो मैंने एक बड़ी हद तक मैंने कहा प्री इलेक्शन भी था, फिर इलेक्शन डे पे भी मैनेजमेंट हुई। लेकिन इस वक्त हम जो अब बात कर रहे हैं, हम अब फिर ये बात क्यों कर रहे हैं? आपसे लोग कहेंगे शायद बात पहले क्यों नहीं करते थे आप लोग 2018 में या 13 में? किस बात कि ये इलेक्शंस मैनेज होते हैं? ये कहा था कि इलेक्शन मैनेज 2002 में भी कहा था, बिल्कुल। लेकिन फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना आपकी बात सुन के कि जिसके हक में मैनेज होता है उसको प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, मैंने कहा फॉर्म 47 हमेशा जीत जाता है। उस दिन मैं और अपने मुस्तफा साहब बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा वो फातिमा जिन्ना के बाद भी फॉर्म 45 था। 47 अयूब खान के पास था। एग्जैक्टली। फॉर्म 47 हमेशा जीतता है, अवाम जो मर्जी करते रहे, लेकिन जीतेगा फॉर्म 47। ये बड़ी बहस होती है। कहानी अब खत्म होनी चाहिए, एक बात सुने, ये मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देने की कोशिश करने लगा हूं, इफ यू कैन अलाउ मी एंड बेयर विद मी। एक तरफ आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, मुझे बताइए वो सियासतदान भी तो हैं जिनको असूल के फैसले करने चाहिए और कहना चाहिए ये मेरी सीट नहीं है, मैं इसको नहीं लूंगा। वो सियासतदान कहां है? कितने? वो इक़्तिदार में, जितने भी इक़्तिदार में आपको मिलेंगे। इमरान खान साहब भी ऐसे ही, इमरान खान साहब भी ऐसे ही। Do you understand what I'm saying? वो भी ऐसे ही आए। कितने लोग हैं जो इनकार कर दें सियासतदान ने? देखिए, जब आप असूल की बात करते हैं, असूल की बात तवक्को मैं किससे करूं? आपसे करूंगा ना असूल की तवक्को। जिन लोगों को, जो लोग आइन की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो असूलों की बात करते हैं, आपसे तवक्को करनी चाहिए मुझे कि आप असूल पे खड़े होंगे, सिर्फ अपने हक के लिए नहीं, मेरे हक के लिए भी खड़े होंगे, किसी तीसरे के लिए भी। लेकिन हम कितने आराम से इस मुल्क में कह देते हैं, और जी पाकिस्तान में तो 70 के अलावा कोई इलेक्शन फेयर हुआ ही नहीं, कितने आराम से हम कह देते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है इस हकीकत को। और 70 के रिजल्ट हमने कबूल नहीं किए थे, वो इलेक्शन भी नाकाम हो गया था। तो बात यह है कि अब आगे आपने चलना है, क्या करना है? मैं हकीकत से, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं क्या करना है? मैं ये कहता हूं कि आप इस मुल्क में 3 इलेक्शन फेयर करा दें, मुल्क आगे चल पड़ेगा। तकलीफ होगी, अवाम एक दफा गलती कर लेंगे, दूसरी दफा बेहतर कर देंगे, तीसरी दफा बिल्कुल बेहतर ठीक हो जाएगा। अवाम ने हमेशा डिलीवर किया। इस इलेक्शन में आप देख लें, लोग बाहर आए, लोगों ने वोट डाला है और बेपनाह वोट डाला है। देखो ज़ाहिर, फिर वो कहते हैं क्या किधर। ये एक बड़ा अनोखा इलेक्शन था। मुस्तफा साहब जो कहा है, कोई हकीकत है, एक अनोखा इलेक्शन। तो खुद लड़ रहे थे 2 हल्कों में, एक अनोखा इलेक्शन। और ये अनोखा इसलिए भी है कि इन जैसे लोग अकेले नहीं है। मैंने बड़ी
हलकों में देखा कि नंबर 2 और नंबर 3 के उम्मीदवार आके कह रहे सर ये मेरे फॉर्म 45 में, चलो उसके गलत होंगे, मेरे तो ठीक है, मेरा फॉर्म 45 देख लें, इसमें भी ये नहीं जीतता, ये भाई लेकिन वो सियासतदानों का मुझे बताएं ना जरा, पॉलिटिकल एंगल टू दिस। उस पे भी मैं आता हूं। देखें क्यों नहीं सियासतदान 2018 में खड़े होकर कहता मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, क्यों नहीं 2024 में खड़े होकर कहता यार मैं इस तरह नहीं जीत सकता सर, मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। देखें काशिफ भाई, फ्रैंकली हमारे यहाँ सियासत जिन दायरों के सफर का मैं जिक्र कर रहा था, कल्बी तौर पर, जहनी तौर पर तमाम सियासी जमातों ने ये बात तस्लीम कर ली है कि इक़्तिदार का जो रास्ता है वो रावलपिंडी के जरिए इस्लामाबाद आता है। जहां पर बड़ी सियासी जमातें और बड़े कायदीन जब इस बात को तस्लीम कर चुके हों तो फिर बाकी उनके पीछे चलने वाले लोगों की क्या हैसियत है? मोरालिटी नाम की कोई चीज जाती तौर पे भी नहीं है हमारे पास। देखिए बहुत कम है। लोग अपनी मजबूरियों के तहत पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर खामोश रहते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनी नहीं जाती, उन पर अमल नहीं किया जाता। हमारे कितने दोस्त हैं मुख्तलिफ जमातों में जो अपने जमातों के कायदीन के तर्ज अमल से शर्मिंदा होते हैं, लेकिन वो फिर एक बस उस निजाम का हिस्सा इस तरीके से बनकर रह चुके हैं कि वो ना उससे निकल सकते हैं, ना उससे लेकिन ये बात है ना मुस्तफा भाई, मैं एक बात ऐसे कहना चाहता हूं, कायदीन के तर्ज अमल से शर्मिंदा होना और अपने तर्ज अमल, देखें ये तो फैसला मेरी किसी भी सियासी जमात के लीडर ने करना है कि मैं डील बनानी है और क्या और देखिए, लेकिन मुझे पता मैं हार गया हूं, देखिए और मैं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं जीत गया हूं, ये तो मेरा आजादी फैसला है। इस इलेक्शन में कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब का नाम लिया जा रहा है, खुरम दस्तगीर लक साहब का नाम लिया जा रहा है, आज मुझे एक और साहब का किसी ने बताया, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन लोग सामने आए और उन्होंने ग्रेसफुली अपनी हार को भी तस्लीम किया। होती साहब है मर्दान से, हैदर होती साहब, उन्होंने ऐसा किया। समर बिलोर साहिबा उन्होंने किया पेशावर में, अपने मुखालिफ के घर वो गई और वहां पर जाके फूलों के गुलदस्ते के साथ गई। तो ये मिसालें वक्त के साथ, प्रोसेस के साथ आपको नजर आना शुरू होंगी। लेकिन जिस तरह शाहिद भाई कह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान की तारीख में 76 साल तारीख में कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। इमरान खान साहब का जो दौर था उसका तीसरा साल हमें याद है कि बतौर वजीर आजम वो अपनी पूरी ताकत के साथ विराजमान थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आए, लोग उनकी हुकूमत की प्रोग्रेस से गैर मुतमईन थे, उन्हें वो इलेक्शन हरा दिया। वजीर आजम होते हुए, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होते हुए वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हार गए। अगर उनको 5 साल पूरे करने दिए जाते तो उन 5 सालों के बाद जब उन्होंने पब्लिक में उतरना था तो उनसे सवाल होना था 1 करोड़ नौकरी का, 50 लाख घरों का, इश्यूज की बात होती। जब आप किसी भी शख्स को वक्त से पहले निकाल देते हैं तो उसके बाद वो हमदर्दी का, विक्टिमहुड का बयानिया लेकर लोगों के पास जाता है और फिर लोग वोट भी उसी पर देते हैं। इश्यूज के ऊपर बात आज भी नहीं हो रही। कल बिजली जो है वो 7 रुपए फी यूनिट महंगी की गई। लोगों को जो गैस के बिल आ रहे हैं इस वक्त गांव देहातों में, आम जो एक घर है, आम कुंबा है जिसकी इतनी ज्यादा कंजम्पशन भी नहीं है, 40,000 से कम तो किसी का बिल आया नहीं। लोगों की तो इस वक्त चीखें निकली हुई है, महंगाई के हाथों बुरा हाल है लोगों का, लेकिन उनकी इन इश्यूज के ऊपर बात कोई नहीं। आज कौमी असेंबली के अंदर भी जो एक दूसरे के साथ वो किसी ने घड़ी रखी हुई थी तो किसी ने और कोई बात की हुई थी, तो लोगों के इश्यूज तो पसे पुष्ट चले गए। माशरा इतना पोलराइज हो गया है, खलीज और तकसीम इतनी बढ़ गई है कि लोगों के इश्यूज डिस्कस नहीं हो रहे। और हमें इस हकीकत को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। 25 करोड़ लोगों को हम सारी सियासी अशराफिया जो है सब, जिसके अंदर हम सब शामिल है, मीडिया भी शामिल है, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है, एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, हम सब मिलकर इन 25 करोड़ लोगों को फेल कर चुके हैं। आज अगर लोग इस मुल्क में एक इज्जतदाराना जिंदगी नहीं गुजार पा रहे तो ये हमारी गलतियों की वजह से, उनकी गलती कोई नहीं है। उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर भी ठीक फैसला किया, इससे पहला जो इलेक्शन था उसमें भी ठीक किया, उससे पहले भी ठीक किया। लोगों ने हमेशा ठीक फैसला किया जो उनके सामने जो ऑप्शंस थी, लेकिन हमने इसको फेल किया। और हमारा जो फेलियर है, अब खुदा न खास्ता हम अगर अपने मामलात दुरुस्त ना कर पाए तो आज आप डिफॉल्ट से सिर्फ एक IMF की किस्त दूर है ना। मूडीज की आपने देखी है ना? जी हाँ, नई रिपोर्ट आई। आपको 6-7 अरब डॉलर का और प्रोग्राम चाहिए। हमें पता है, हम ये सोच रहे हैं कि हमें लोगों को क्या कीमत उस प्रोग्राम की अदा करनी पड़ेगी। आपको टैक्सेशन बढ़ानी पड़ेगी, ये आपकी एनर्जी प्राइसेस मजीद महंगी होंगी, आपको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बंद करनी पड़ेगी, ले ऑफ्स होंगे। एक बड़ा आगे से मुश्किल फैसले तो करता ही कोई नहीं ना। आप बताएं कराची और लाहौर कितना टैक्स जनरेट करते हैं? एग्जैक्टली। तो कौन टैक्स जनरेट करता है? सारे कहते हैं हमने नहीं टैक्स लगाना, हमारा बहुत चला जाएगा। गुफ्तगू कहां है? कहां? लेकिन इसमें पहला बताइए, ये जो रोला गोला इसमें ये रिफॉर्म्स भी आते हैं कि गुफ्तगू कहां होगी उसकी, जब
हर कोई ये सोच रहा होगा। मैं किसी नून वाले से बात करता हूँ, उन्होंने कहा जी हम तो 1 साल का सोच के आए हैं, पंजाब की हुकूमत जो भी डिलीवर करना, अब उसमें जो टाइम ऐड होता गया सो होता गया, हम तो 1 साल का सोच के आए हैं। इसमें कैसे काम होगा, मुल्क कैसे चलेगा इसका, इस तरीका का? मुल्क 1 साल में नहीं चलते। जहां पे आप खड़े हैं ये अशरों की बात है। अब हकीकत और वफाकी हुकूमत नहीं चलेगी, सुबह कैसे चलेंगे? अगर महंगाई कम नहीं होगी तो मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे? अगर आप रेवेन्यू ज़्यादा नहीं जनरेट करेंगे, कर्जे मजीद लेंगे, सारा पैसा आपकी आमदन सूद में निकल जाएगी, मुल्क कैसे चलेगा? आप कहाँ से ग्रोथ करेंगे, कहाँ से जॉब्स क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे? आज तो मुल्क के अंदर एक कंसेंसस चाहिए, वरना मुल्क नहीं चलेगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इस तफरीक में कभी मुल्क नहीं चल सकता। वो तफरीक खत्म करने का कोई रास्ता नजर आ रहा है, या वो तफरीक बढ़ने का रास्ता नजर आ रहा है? ये लीडरशिप का फेलियर है। आपने जो कहा ना कि आज कैसे बैठ सकते हैं, इलेक्शन में क्यों कबूल किया, ये सारा लीडरशिप का फेलियर है। पॉलिटिकल लीडरशिप सबसे आगे। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप असूलों में खड़ी होती तो हम यहां पे आप ना पहुंचते। अब मुश्किल हालात हैं आपके लिए। आज भी कोशिश करें इस तफरीक को खत्म करने की। तो देखें बैंक्रप्सी है जी, हर लेट्स बी ऑनेस्ट ना जी, बैंक्रप्सी है ना हर जगह पे। बैंक्रप्सी है। कौन सा ऐसा, मतलब आप कौन से इदारे को देखकर कहते हैं कि ये ठीक काम कर रहा है? पब्लिक में बैंक्रप्सी नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये हमारी जो अशराफिया है, बैंक्रप्सी इसमें है। पब्लिक के अंदर बैंक्रप्सी होती तो वो ये फैसला करते जिस तरीके से उन्होंने फैसला किया। एक चैलेंज था, निजाम के खिलाफ निकल के निजाम के खिलाफ निकले, और उन्होंने बगावत अगर की है तो वो अपने वोट के जरिए की है। ये भी एक खुशाइन बात है। लेकिन हमें बिल्कुल, लेकिन इस तरफ जब सियासतदानों की बात, दिवालियापन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखें, आज भी बहस कर रहा है कि रिजर्व सीटें देनी कि नहीं देनी। काशिफ भाई, मैं जो पब्लिक के अंदर जो सेंटिमेंट है ना, अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में एक बात की कि लोगों के अंदर एंगर, शाहिद भाई ने मायूसी की बात की। हमें ये ग्रांटेड चीजें नहीं लेनी चाहिए। आज हमारे लिए खुशाइन बात है कि लोगों ने वोट के जरिए अपना फैसला किया है। अगर हम उसके सामने सारे तस्लीम खाम नहीं करेंगे, वो लोग किसी और एक्सट्रीम की जानिब बढ़ने का अंदेशा मौजूद रहेगा। तो ये जो, और फिर उसके नतीजे में क्या हुआ है, जिस माशरे के अंदर अनप्रेसिडेंटेड इवेंट शुरू हो जाए ना, 8 फरवरी को अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ, उसके जवाब में भी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट आया, फॉर्म 47 वाला। इससे पहले जो इलेक्शंस के अंदर एक प्रिटेंस रहती थी, प्री पोल चीजें कर ली, मैनेज कर ली, और फिर पता था कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है, थोड़ा सा धक्का लगा लिया। इधर तो ब्रेजनली फिर आपको अगले दिन या 3 दिन बाद आपको फॉर्म 47 इशू करने पड़े। कानून यह कहता है कि इलेक्शन कमीशन 14 दिन के अंदर तमाम फॉर्म 45, 46, 47 ये तमाम फॉर्म जो है अपनी वेबसाइट पे लगाएगा। आज तक नहीं लगा पा रहा क्योंकि है ही नहीं पीछे। बढ़ रहे हैं यार, टाइम लगता। देखें तो अच्छा, तो ये अनप्रेसिडेंटेड वाकयात की जो टेरिटरी है ना, हम उसमें एंटर हो गए। और ये एक प्रिटेंस जो ये हुकूमत बनाकर किया जा रहा है, ये ढकोसला चल नहीं पाएगा। और ये अब कितना चलेगा, चलें ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कितना चलेगा शायद साहब ये जो व्हाटएवर जिस तरह भी चल रहा है, हम हाउ लॉन्ग डू यू थिंक ये लास्ट करेगा, कितना चलेगा? पार्लियामेंट वगैरह है, ये 5 साल भी चल सकती है। हाँ, चलने को तो मुल्क नहीं चलेगा, ये मैं आपको बता दूं, मुल्क नहीं चल सकता। जब आप ये कहते हैं मुल्क नहीं चलेगा, तो इससे क्या मुराद है आपकी? मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। ऐसे ही मुल्क के हालात भी ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही बस वक्त गुजारेंगे, चले जाएंगे। मैं कहता हूँ अब वक्त भी नहीं है, मसला ये पैदा हो गया, आपके पास वक्त की गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन शायद साहब, यू लुक एट पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रबल शूटर्स या रेजोल्यूशन प्रॉब्लम्स का उनके पास होना चाहिए। दे आर द वन जो रास्ते निकालते हैं ना। मतलब इदारों के पास तो एक रास्ता होता है, दैट्स देयर रास्ता, वो कहना यही है हमारा रास्ता जी, लेना लो, नहीं लेना तो ना लो, कोई और आ जाएगा। सियासतदान रास्ते निकालते हैं। इस सिस्टम में आपको मसला हल करने वाली, यानी ये जो तफरीक की बात कर रहे हैं, इस सख्तियों की और इसकी बात करें, पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, मसाइल की बात करें, वो कौन नजर आ रहा है आपको? इफ यू वर नवाज शरीफ, चलें लेट मी फ्लिप द क्वेश्चन, अगर आप मियां नवाज शरीफ होते आज, क्या करते? मियां साहब ने फैसला कर दिया, उन्होंने कल सारी बात बयान कर दी है। मसला यह है कि आपकी जो हुकूमत बन रही है वो अवाम की राय के मुताबिक नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है। अब आप क्या करेंगे, कैसे चलेंगे? आप क्या करते अगर आप नवाज शरीफ होते? सर मैं क्या करता, मैं अगर आपने इलेक्शन के रिजल्ट कबूल कर लिए होते
तो फिर आपकी राय और होती। एक दफ़ा जब ये सारा मामला हो गया है, अवाम की राय की नफ़ी हो गई, उसके बाद फिर ऑप्शन खराब से खराब तर होते जाएगा। फिर आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता। भाई जबरदस्ती वो बहुत दोनों पार्टियां हुकूमत नहीं बनाना चाह रही थी, फिर बनानी भी पड़ी, तो यही होता जी। सो आप अगर होते तो हुकूमत ना बनाते, कहते नहीं, यार वो मैं जीत कम से गया कम है, वो जीत गया, हम हार गए, हम अपनी हार तस्लीम करते हैं, यार उसको वज़ीर आज़म बना। सब चले इलेक्शन जो मैं फॉर्म 47 के ऊपर भी हुकूमत ना बनाता। ये मेरी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि उससे इस सारे मामले पॉलिटिकल में स्टेप्स भी तो लेने पड़ते हैं ना आपको उसके। ये तो नहीं कि अब आप कहें कि मैं हुकूमत ना बनाता और घर बैठ जाए। स्टेप्स क्या लेते पॉलिटिकल? पॉलिटिकल आप मुल्क की बात करते हैं, आप कहते हैं हमने मुल्क के मसाइल हल करने हैं, सारों को इकट्ठा बैठने की जरूरत है। वो चीज़ आपके पास, क्योंकि आज आप सिर्फ एक प्योरली सियासी तौर पे, यानी एक सेल्फिश जो इंटरेस्ट है उसको भी देख लें, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देख लें, इस सारे मामले में नुकसान PMLN का होगा। आप पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? हम सपोर्ट करेंगे, इत्यादि नहीं है। आज मकसूद साहब ने एक बात लिखी है, मैं आपको भेजूंगा इस बारे में। टीवी पे बताई नहीं जा सकती? नहीं, टीवी नहीं बताया। आपने कहा मैं भेजूंगा, मुझे समझ आ गई थी टीवी पे। ये गला दसन आ गया नहीं। ये कौन सी बात है कि हम इत्यादि नहीं है सपोर्ट करेंगे? भाई आप जब सपोर्ट करेंगे इत्यादि बन जाएंगे। क्या आप इस पार्टी का अपोजिशन बेंचेस से बैठेंगे, हुकूमत में बैठेंगे? वो कहते हैं ना गर्लफ्रेंड शादी नहीं करनी जी। मैं उस वक्त तो आप तो आगे जाना चाह रहे हैं, मैं तो इधर तक रुक जाता हूँ जी। मुझे पता है ये आगे जा रहे हैं उधर से, मैं इससे पीछे था थोड़ा। इफ यू वर मियां शहबाज शरीफ, आप क्या करते इस क्वागमायर से, इस मुश्किल से निकलने के लिए? देखिए, मियां शहबाज शरीफ अगर मैं होता तो मैं बिल्कुल वही करता जो मैं कर रहा हूं। अगर मैं नवाज शरीफ होता तो मैं लास्ट लेग ऑफ माई पॉलिटिकल कैरियर मैं इस चीज को कतन तस्लीम ना करता और मैं हल्फ उठाने भी ना जाता। ये शहबाज साहब के बारे में हमेशा गलत मतलब है, नेगेटिव बातें करते हैं। नहीं, वो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने उनकी एक सियासत का तर्ज अमल है और वो उसको बुरा भी नहीं समझते, वो समझते हैं कि वो ठीक है, तो अच्छा समझते हैं। अच्छा मैं फौज की समझते आंख हैं का वो। तारा हूं। हाँ, वो ऑन रिकॉर्ड है इन बातों के मैं साथ। फौज की आंख का तारा हूं। लेकिन मियां नवाज कर दिया था। पता है आपको वो गुफ्तगू सर, मैं तो देखे 50 सहाफियों के सामने हुई थी एक खाने के ऊपर, उसके बाद मैंने डिनाई किया, मतलब आप। लेकिन वो फिर हमें पुल का इफ्तिताह की तकरीब भी याद है, ये बाराकोव बाईपास जब वो बना तो वहां पर भी वो गुफ्तगू इसी तरह की करते हैं और हमेशा से उनका सियासत के अंदर एक व्यू रहा है और ठीक है, उनका व्यू है, हम उस व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं, उसे एग्री नहीं करते। लेकिन मियां साहब की जो जिस इर्तिकाई अमल से वो गुजरे, उसके अंदर एक उनका जो पॉलिटिकल कैरियर शुरू तो पहले हुआ, लेकिन उसके अंदर एक मोमेंट वो भी आई जब उन्होंने कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा 1993 में, जिसके बाद उन्होंने अपनी जमात भी बनाई और उनकी जो उठान थी उस उठान के अंदर उन्होंने भी अपने आप को उन जंजीरों से आजाद किया। आजाद करने के बाद उन्होंने अपनी पोजीशंस लेनी शुरू की सियासत के अंदर। ये कम अज कम आखिर उनकी पोजीशंस का नहीं होना चाहिए था। लेगेसी ऐसे खत्म ना होता। मैं उनकी जगह होता, मैं यकीन मानिए मैं ये कहता कि ये फॉर्म 47 जो है इनके तहत मुझे जीत कबूल नहीं। नंबर एक, मैं हल्फ उठाने ना जाता। अपनी एग्जाम्पल से जो मेरे पार्टी के लोग हैं शायद वो पीछे मेरे खड़े होते और मैं कहता कि मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसको हुकूमत बनाने दे, डट के ऑपोजिशन करता। कद उनका पहले ही एक बड़ा कद है, नेशनल लेवल के वो लीडर है और उनका ऊपर जाना था। लेकिन ये जो उन्होंने चीज एक्सेप्ट की है, माजरत के साथ, मैं तो ये कम अज कम तवक्को नहीं करता था। शाह साहब, आप तो बड़े अरसे से 88 से उनके साथ हैं। आखिरी दफा ये जो 2024 में उन्होंने डीलिंग की है, ये आपने आखिरी दफा कब देखी थी इस तरह की डीलिंग, इतनी इंट्रेंच होके, इतना घुस के? और आप देखें, डीलिंग आप किसे कहते हैं? ये सारा मामला पैदा हुआ 2022 में। 9 अप्रैल 2022 को हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फॉर्म 45 पे अक्सरियत ले लेती। 47 की जरूरत ही ना पड़ती, 45 पे आपकी अक्सरियत थी 9 अप्रैल 2022 को, जिस दिन अदम एतमाद के बाद अब इलेक्शन में जाते तो आपके हालात और होते। ये जो 16 महीने की हुकूमत है, इसने आपको मुकम्मल तौर पे पॉलिटिकली बैंकरप्ट कर दिया। इनका नहीं छोड़ा, कह रहे हैं जी, कि कितने दर भी नहीं छड़िया। नहीं, वो उसे बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसको आपने इलेक्शन पे देख लिया है। अब आपने जो फैसले किए हैं, इससे एक खलीज वसी हो गया है, आपकी सियासत में कमजोरी आएगी, ये मेरी राय है। लेकिन सर, मैं कुछ और पूछूं, मैं अगर मियां साहब की सियासी तारीख जितना मैं देखी है,
1985 वाले नवाज शरीफ साहब, 1988 वो IGI वाले मियाँ साहब, वो IGI के ISI की तरफ से पैसे आने वाले मियाँ साहब, मेरा ख्याल था वो वाला पीरियड उस तरह हमने नहीं देखा पिछले 20 साल में। हमने देखा मियाँ साहब ने कहा डिक्टेशन नहीं लूंगा से मुशर्रफ के खिलाफ, फिर जनरल राहिल शरीफ को साफ इनकार, तुसी डील कर लेना, मियाँ साहब उठ के चले जाना उनका, फिर सजाएं ले लेना वगैरह वगैरह। ये जो 2024 है, मुझे लगता है अर्ली 90s के बाद ये अब उन्होंने फैसला किया नहीं एनडी डील करना है। क्या ये बात ठीक है? जो भी मैं ठीक कह रहा हूँ, इससे पहले भी ऐसी डीलें करते रहे? नहीं, ऐसी बात कभी नहीं हुई है, ऐसे इलेक्शन भी कभी नहीं हुए बदकिस्मती से। अब लेकिन मियाँ साहब ने एक जो दुरुस्त फैसला किया है, खुद ना आने का फैसला जो किया है, कम से कम उनकी जात पे ये असर तो नहीं आएगा। तौबा करें, क्या बात कर रहे हैं? चले, वो उसका बहुत मनफी असर आता है। मतलब मेरी ख्याल सुनो, लंदन से उड़े, उनको पता था कि क्या हो रहा है, उनको इलेक्शन कमीशन, वो क्या नाम अपना हाई कमिश्नर पाकिस्तान के, उनको सी ऑफ करने गए, वो यहाँ पर कबूतर उड़ाए उन्होंने आके, उन्हें पता था कि मैंने यहाँ से लाहौर जाना है, जलसे का एहतमाम किया है, मेरे केस खत्म होंगे, सब पता था, ये सब अरेंजमेंट था। क्या बात करेंगे, उनके पल्ले कुछ, उनके मथे कुछ नहीं, डील तो उन्होंने बनाई है। खुद वज़ीर-ए-आज़म बनते तो उसका बहुत ज्यादा मनफी असर होता है, मेरी राय है। मैं और ज्यादा मनफी असर होता, मतलब आपकी डीलों की वजह से आपकी पार्टी खत्म हो गई, 18-20 सीटों पे आ गई पार्टी, चले 30-40 सीटें कर लें, उस पे पार्टी, इससे ज्यादा मनफी असर क्या होना? आप फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं? थोड़े से 45 और थोड़े से 47। तो मतलब आप डू यू रियलाइज, मुझे कल किसी ने कहा कि मरियम नवाज इस पार्टी को अब सीएम बन गई है और उठाने के लिए क्या करेंगे? मैं कहा पार्टी बैठ गई है, पहले तो उधर से देखना है कि उससे उधर से उठाना कैसे पार्टी को। इज दैट नॉट ट्रू? नहीं, अभी बहुत एक इसकी पूरी इसको को एग्जामिन करना चाहिए कि हुआ क्या है इलेक्शन में। एक बड़ी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, बड़ी सीरियस, तमाम जमातों को। ये इलेक्शन बहुत गैर मामूली इलेक्शन थे, यकीन करें। मैं कभी जरूरत से ज्यादा गैर मामूली इलेक्शन थे। नहीं, वो उस गैर मामूली हिस्से को छोड़ दें। मैं जो लोगों ने जिस तरह वोट डाला है ना, बहुत गैर मामूली है, बहुत ही, किसी भी मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही गैर मामूली है। इस तरह पहली दफा मैंने देखा पाकिस्तान की तारीख में लोगों ने निजाम हराया। लेट्स बी ऑनेस्ट कि लोग जीत गए। इससे पहले पिछले इलेक्शन में मियाँ साहब को 50-55 सीटें सेंट्रल पंजाब ने दी, निकले, लेकिन वो विनिंग नहीं थी। इधर जिताया है लोगों ने आके। अगर आप होते तो क्या करते जी? पीपल्स पार्टी की जगह, बिलावल साहब की जगह, वहां पे अंदर खाने रिफ्ट है जरदारी साहब की और बिलावल साहब की, वो नई हुकूमत में जाना चाह रहे थे, उनको भी जबरदस्ती अंदर ठोसा गया है जरदारी साहब की तरफ से। What would you have done? देखिए, पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसके अंदर जरदारी साहब का पावर पॉलिटिक्स की जानिब झुकाव है, और बिलावल साहब ये समझते हैं मेरे ख्याल में कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त तक वो वापस दीगर पाकिस्तान में स्पेस नहीं ले पाएंगे जब तक वो उस तरह की सियासत नहीं करते जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट और झलक हो उनकी शहीद वालदा की। तो अब ये बुनियादी तौर पे खिंचाव है पीपल्स पार्टी के अंदर, और उसमें प्रिवेल जो नजरियों की लड़ाई है। उसमें लड़ाई नहीं आप कह सकते, वो परहैप्स लड़ाई एक स्ट्रॉन्गर वर्ड है, लेकिन उसमें जो इख्तलाफ है, जो प्रिवेल करता है वो जरदारी साहब का व्यू करता है। और हम अगर जिस तरीके से सियासत चल रही है मुल्क में, अगर हम उसी तनाजुर में देखें तो पावर पॉलिटिक्स ही चल रही है। आपको आपका जो मैंडेट है वो अगर आप पावर पॉलिटिक्स के अंदर प्लग्ड इन ना हो तो आपको डिनाई कर दिया जाता है। तो उस लिहाज से तो वो सियासत शायद ठीक है, लेकिन जो बड़ी सियासत है कि जिसने मुल्क को 25 करोड़ लोगों को इस बहरान से बाहर निकालना है, जिस बहरान में हम फंस चुके हैं, हमने अपने तजादात को खत्म करना है, तो यह सियासत उन तजादात को हल नहीं कर सकती। जब आप उस निजाम को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर आप उसको ठीक नहीं कर पाते। तो ये बुनियादी तौर पे फ्लॉ है, और मैं इस चीज के ऊपर हैरान हूं कि देखिए, हम 2 जंगें भी हुई हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान उन जंगों का हिस्सा भी बना, और उनका भी एक इम्पैक्ट आया हमारी सोच के ऊपर कि जिसने हमें मुकम्मल तौर पर एक सिक्योरिटी स्टेट के अंदर तब्दील करके रख दिया। आज ये कुछ हो रहा है, सहाफी असद तूर जो है उनके साथ जो हुआ, ट्विटर बंद पड़ा है। मैं अभी मैं चलाना चाहता प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि असद तूर वो गिरफ्तार हैं, इमरान रियाज खान साहब वो भी गिरफ्तार हैं,
कल मेरी आरिफ भट्टी साहब से बात हुई, आरिफ भट्टी साहब टीवी स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ सकते, वो ऑफ एयर कर दिए गए हैं। सो ये भी एक इस मसाइल के अंदर मौजूद मसाइल है। लेकिन ना ये इस वजह से है कि हम अभी तक ये चीज नहीं समझ पा रहे कि बतौर सिक्योरिटी स्टेट पाकिस्तान मजीद नहीं चल सकता। उसकी जो फंक्शनिंग है वो अब डायरेक्टली क्लैश में आ रही है हमारी जो माशरे के अंदर इर्तिका हो गया है उसके साथ। वो एक बड़ी बुनियादी चीज है ना कि लोग कहते हैं कि सबसे पहले आपको, दानिश्वर कहते हैं कि आपको सबसे पहले आगाही हासिल होती है, आगाही हासिल होने से आपके शऊर में इजाफा होता है, और फिर तीसरा जो स्टेज है शऊर में इजाफे के बाद फिर आप अपना हक मांगते हैं। तो इस वक्त हमारे माशरे के अंदर जो ये तब्दीली लेकर आ चुका है, हम अभी तक उस तब्दीली को मानने से इनकार कर रहे हैं। This is the new age. देखिए ये, and I think this is the problem probably कि नवी एज के साथ और अगर मुझे निजाम चल नहीं पा जी रहा। आखिरी नुक्ता अगर मुझे बयान करने की इजाजत दें, मेरे ख्याल में कि इन इलेक्शंस के अंदर एक और चीज जो बड़ी उभर कर सामने आई वो मेन स्ट्रीम मीडिया का फेलियर है। कि एक पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूं कि जिसके ऊपर आप किसी वो एक जमात की कैंपेन नहीं दिखा सके, उनके निशानात नहीं दिखा सके, उनके उम्मीदवार नहीं दिखा सके, उसके बावजूद ये आपने तो सिर्फ मखसूस जमातों के दिखाए ना, तहरीक इंसाफ के तो नहीं दिखाए। तो तहरीक इंसाफ थी नहीं इलेक्शन। हाँ, अभी भी नहीं है, अभी भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। देखो है लेकिन टेक्निकली तो ठीक है, लेकिन जो बात सारे बड़े मुकाबले हम दिखाते रहे यहाँ पे, किसका मुकाबला। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए इस मुल्क के अंदर लोगों को जब आपने निशान ले लिया, एक हल्के की मुझे किसी ने एग्जाम्पल बताई और मैं बड़ा उसके ऊपर सोचता रहा, बड़ा हैरान हुआ कि एक साहब के पास रेडियो का निशान था, एक के पास हारमोनियम का निशान था, दोनों दिखने में एक थे, फर्क सिर्फ एंटीने का था। लोगों ने धड़ाधड़ ठप्पे मारे एंटीने के ऊपर, वो फर्क देख के। ये भी पता था, ये भी उन्हें पता था। ये तो इसीलिए इतनी इम्पॉसिबल एक कैंपेन थी। मुझे मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं जरा एक सवाल और रह गया मेरा, एक ब्रेक लेते ना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।